You are most welcome on the online platform of IB। आज हम लोग APPSC एंड UPSC के जनरल स्टडीज के पेपर 1 में इंडियन हिस्ट्री प्रीलिम्स और हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर मेंस के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ हमें समझना होगा कि इंडियन हिस्ट्री जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है उसमें क्या पढ़ना है एंड कैसे, हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी एंड इस सिलेबस के अंतर्गत किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस कि आखिर सिलेबस क्या है। यहाँ हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ बात करेंगे सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री की। बेसिकली इंडियन हिस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो ये इंडियन हिस्ट्री का कुछ पार्ट मेंस के सिलेबस में भी है और कॉम्प्रिहेंसिवली ये प्रीलिम्स के सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री को अध्ययन किया जाता है। सो सबसे पहले जब आप अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और जो लोग यूपीएससी दोनों की सिविल सर्विस की अगर बात करें तो इसके सिविल सर्विस में तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रीलिम्स एग्जाम। तो प्रीलिम्स एग्जाम में आप देखेंगे जो प्रीलिम्स एग्जाम में दो पेपर है, एक है GS1 और दूसरा है GS2। GS1 में बहुत सारे सेक्शन है, GS1 में बहुत सारे सेक्शन है, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट इश्यूज, इन इकोनॉमी, इन सारे सेक्शन में हिस्ट्री भी एक सेक्शन है। तो GS1 में आपका जो सिलेबस है वो है इंडियन हिस्ट्री। दिस इज इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट जो सिलेबस के अंतर्गत है, इनमें क्या सिलेबस में क्या लिखा गया है और बेसिकली किन किन एरिया में ज्यादा ध्यान देकर इसकी प्रिपरेशन हम एक संतुलित तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इसी पर हम लोग बात करेंगे। प्रीलिम्स की बात हम लोग कर रहे हैं। प्रीलिम्स यानी प्रीलिम्स और प्रिलिमिनरी एग्जाम, इसमें जो सिलेबस कहा गया है वो सिलेबस वो दोनों की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस के एग्जाम में जो प्रीलिम्स है इसका सिलेबस है इंडियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड INM, ये सिलेबस है। या ऐसे कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड INM। तो इंडियन हिस्ट्री एंड INM और यू कैन से हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड INM मीन्स इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इसका मतलब देखिए इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया इट इंक्लूड्स एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो मॉडर्न का ही पार्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, बट इसके बावजूद इसमें स्पेशल फोकस किया गया है INM पर, इंडियन नेशनल मूवमेंट पर। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको अपने प्रिपरेशन में अटेंशन करना होगा, फोकस करना होगा। तो आइए हम बात करते हैं इस सिलेबस को, इतना ही लिखा गया है प्रीलिम्स के सिलेबस में। इस सिलेबस को जब आप ओपन करते हैं, इसको आप इस सिलेबस को एक्सपेंड करते हैं तो आपको मिलता है एंशिएंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया या मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो यू कैन से
इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड्स एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। अब प्रश्न ये उठता है कि आप अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में वेयर टू फोकस। अभी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जो नोटिफिकेशन में कमीशन ने बताया है सितंबर में प्रोबेबल है, अपने कैलेंडर में सेट ऑफ सितंबर बताया है, तो समय एग्जाम बहुत करीब है, 6-7 महीने जाने में समय नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर किन एरिया को हम फोकस करें। एक तो ये बात है, दूसरी बात स्टूडेंट की भी एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो जाने कि वेयर टू फोकस मोर while doing preparation of history section, particularly for prelims Indian history. So here हम लोग यहाँ बात करते हैं कि याद रखिएगा, पहला एंशिएंट इंडिया। सो एंशिएंट इंडिया में आपको क्या पढ़ना होता है? बेसिकली एंशिएंट इंडिया में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सोर्सेस टू स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया को पढ़ने के लिए जिन सोर्स की जरूरत होती है, कहने का मतलब है कि इतिहास की घटना बहुत पहले हो गई है और आज हमें जानना है, तो आज हम कैसे जानेंगे? आज जानने के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत पहले जो घटना घटी है उसके लिए कुछ पीछे साक्ष्य छोड़ी गई है। तो कई तरह के एविडेंसेस होते हैं, सोर्सेस होते हैं। जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो कुछ चीजें यूज करता था, वो पीछे छोड़ा है। जब लिखना पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारे लिटरेरी एविडेंसेस शुरू किया है। जब आगे जाके बहुत सारे कॉन्टेक्ट डेवलप हुए तो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए और एक इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल कुछ डिस्क्रिप्शन छोड़ा, जैसे फॉरेन अकाउंट्स करते हैं, तो इस तरह की चीजें हैं। तो इसमें क्या है, सोर्सेस टू स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया। और दूसरी बात, इन सोर्स के आधार पर एक हिस्ट्रियोग्राफी की बात की जाती है। हिस्ट्रियोग्राफी यानी कैसे कैसे इतिहास को लिखा गया है, हिस्टोरियंस ने कैसे इन सोर्स का इस्तेमाल करके हिस्ट्री को लिखा है। तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली यहाँ प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को समझने में और कुछ क्वेश्चन को आंसर करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये मेथोडोलॉजी का काम करेगा कि इसके बेसिस पर काम करेंगे। और दूसरी बात ये भी देखेंगे कि एंशिएंट फेज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनेंगे वो टॉपिक वाइज किससे बनते हैं? सोर्सेस पर ही बनते हैं। तो हमें इन दोनों टॉपिक को हम लोग समझेंगे। तीसरा टॉपिक जो है यहाँ प्री हिस्ट्री एक टॉपिक है। प्री हिस्ट्री के बाद अब बात करेंगे प्रोटो हिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, यानी यहां याद रखिएगा, या ऐसे आप कह सकते हैं प्रोटो हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, देन इसको सीधे हम लोग बात कर लेते हैं। प्री हिस्ट्री के बाद हम बात जो करते हैं वो कर लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन वैदिक कल्चर, देन महाजनपदास, महाजनपदास या इसी को इसी को बुद्धा एज कहेंगे। और इसी फेज में हम बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अदर सेक्ट्स का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे मौर्यन एज,
पोस्ट मौर्यन, गुप्ता is and पोस्ट गुप्ता is। इसी में आप एक और बात देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ये कुल मिलाकर हम एंशिएंट इंडिया में इसको पढ़ेंगे। इन सभी टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो इस सारे टॉपिक को पढ़ने में आपको यहाँ समझ, कॉन्सेप्ट समझ पर ध्यान देना होगा। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है कुछ फैक्ट्स की बात होगी और कुछ इसके यूजेस होंगे, लाइक एप्लीकेशन होगा, अप्लाइड फॉर्मेट कहते हैं। और चौथा बात यह है कि कुछ इस टॉपिक का कुछ बात अभी हाल ही में करंट न्यूज में होगा। तो ये चार एस्पेक्ट को अगर आप ध्यान देते हैं, इसी के हिसाब से हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी कंसेप्ट को समझने के लिए फैक्ट्स के आधार पर जो भी अवधारणा है, आखिर उसकी क्या इस्तेमाल है, उससे हम क्या सीख पा रहे हैं, और क्या उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें आजकल चर्चा में है, न्यूज में है, क्या न्यूज में है, कोई नए रिसर्च हुए या कोई कॉन्फ्रेंसेस हुए या उन बातों को पर कोई कहीं पर याद किया गया, उसके कुछ शताब्दी या कुछ खास सेलिब्रेशन किया गया। इन सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब एक सबसे बड़ी बात है, एंशिएंट इंडिया को जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ फैक्ट्स ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। याद रखिएगा, हिस्ट्री में किसी अन्य सब्जेक्ट से नहीं, अन्य सब्जेक्ट में भी फैक्ट्स है, कुछ नाम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो याद करने की जरूरत है। हिस्ट्री में भी वही बातें हैं। बेसिकली यहाँ कॉन्सेप्ट के आधार पर चीजों को समझना है, और एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को समझने में जो फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है, उन्हीं फैक्ट्स पर अमूमन प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आप देखेंगे जब हम डिटेल बात करेंगे क्लास में तो हम इन बातों को समझेंगे कि हिस्ट्री is not a study of merely dates and facts and names. It is based on the study of concept, particularly the social, political, cultural, and economic economic system of a certain period, as well as continuity and changes in these systems from one period to another period. एक काल से दूसरे काल में, एक फेज से दूसरे फेज में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि कोई भी सिस्टम इस समय शुरू हुई तो आगे कितने दिनों तक वो कंटिन्यू रहती है या क्या उसमें बदलाव आते हैं। जो जो बदलाव आते हैं, नई चीजें इंट्रोड्यूस होती है, वहां पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जब हम बात करेंगे तो हिस्ट्री क्या होगा, कंटिन्यूटी एंड चेंजेज और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल सिस्टम, इनको बेस करके जब हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए हिस्ट्री कंफ्यूजिंग कम इंटरेस्टिंग ज्यादा हो जाएगी। और मोरेवर आपको चीजें लेंदी न लग के काफी इंटरेस्टिंग लगेगी, जिससे आप चीजों को, जो परिवर्तन हुए हैं, चेंजेज हुए हैं, आज तक जो विकास हुआ है, विकास की जो दिशा रही है, उसको यू विल बी वेरी इजीली अंडरस्टैंड। इसके बाद दूसरा सेक्शन है, इसमें मेडिवल फेज, मेडिवल फेज या मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। सो if you if you divide if you consider medieval Indian history at macro level, then you can divide in three micro segments, three macro segments. First is early medieval from 750 to 1200 AD. Then second part is Delhi Sultanate, that is 1206 से 1526 तक, and third is Mughal is, once again it is divided into three parts. मुगल को आप देखेंगे कुछ अर्ली मुगल रूलर है, जिसमें इसके फाउंडर हम लोग बात करेंगे। जब आप रेगुलर क्लास में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबर और हुमायूं है। उसके बाद इसमें आप बात हैं
ग्रेट मुगल रूलर्स, ग्रेट मुगल, इसमें चार आते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। एंड देन लेटर मुगल रूलर्स, मीन्स द रूलर्स आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, दे वर नोन एज द लेटर मुगल रूलर्स। ये कब से कब तक, ये बेसिकली इनके बारे में बात करें तो 1556 से लेके 1707 तक, और इनकी बात करें तो ये 1526 से लेके 1556 तक रहेंगे। इसमें भी बीच में शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की थी, सूर एम्पायर बनाया था हुमायूं के बाद, हुमायूं को हराने के बाद, और हुमायूं बीच में 15 वर्षों के लिए शासक नहीं रहा। ठीक है, तो ये लेटर मुगल रूलर्स जो है वो 1707 से लेके 1857 तक एनी हाउ मेंटेन रहे। ठीक है, जैसे तैसे लास्ट रूलर 1857 के रिवोल्ट के बाद उसे कहां भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया था। तो इस तरीके से मैक्रो लेवल पर। और एक और बात, यहाँ साउथ इंडिया भी हम लोग देखेंगे, साउथ इंडिया मेडिएवल में भी, जहां पर विजयनगर, जहां पर बहमनी स्टेट, ये सल्तनत के फेज में। आगे साउथ इंडिया आप देखेंगे, ये बहमनी स्टेट के टूटने के बाद बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं, जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, ये सारे एरिया आते हैं। और मुगल काल में शिवाजी के अंडर मराठा स्टेट का इमरजेंस होता है। तो ये तो पॉलिटिकली देखेंगे, लेकिन इसके साथ आपको इनके उस समय की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल स्ट्रक्चर भी देखना होगा, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भी देखना होगा। यहाँ पर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट यहाँ भी देखना होगा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये इनका बेसिस किस तरीके से, तो ये यहाँ बात करेंगे। तो आपको पूरी तरह से उस समय के सोसाइटी को, इकोनॉमी को, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे चीजों को समझना, बदलाव की दिशा और दशा को समझने में आपको सहूलियत होगी। ये और प्रीलिम्स में थोड़ा सा हम ज्यादा डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जबकि होलिस्टिक पढ़ने की यहाँ जरूरत है। तीसरा फेज जो है वो डेट इज मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में यहाँ बात करेंगे सबसे पहले, एक तो इंट्रोडक्शन पर करेंगे ही, आखिर व्हाट इज मॉडर्निज्म, व्हाट इज मॉडर्निटी, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, एंड वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल modernity started, and how it came in India, how did it come in India, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम जो यूरोप की जो बदलती हुई चीजें थी, उन चीजों को समझते हुए कि क्यों यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आती है। और फिर हम बात करेंगे 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में तीन तरह के हमें प्लेयर देखने के लिए मिलेंगे। 18th सेंचुरी में ये समझेंगे कि यहाँ लेटर मुगल्स की बात करेंगे। इसे 18th सेंचुरी में हम बात करेंगे रीजनल स्टेट्स की बात करेंगे 18th सेंचुरी में, जहां बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है, मराठा है, देन मैसूर, देन पंजाब, etc. These were the state, and then European ट्रेडिंग कंपनीज, क्या इनकी स्टेटस है 18th सेंचुरी में, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे भारत में पुर्तगीज आए थे, उसके बाद डच भी आए थे, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी,
डेनिश कंपनी भी आई थी, उसके बाद फ्रेंच कंपनी भी आई थी। इनकी 18th सेंचुरी में क्या स्टेटस रहा, जैसे आप देखेंगे कि किस तरह से 1757 के बाद, यानी सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में कैसे ये कंपनी एक पॉलिटिकल पावर के रूप में कन्वर्ट हो रही है, ट्रेडिंग कन्वर्जन फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। तो ये सारे फैक्टर्स को समझने की यहाँ कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि 18th सेंचुरी में कैसे प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर, एंड फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब पॉलिटिकल पावर के रूप में कंसोलिडेट होती है, पार्टिकुलरली फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, एंड देन ग्रेजुअली in next 100 years acquired established political consolidation over entire India। तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड चैप्टर जब हम बात करेंगे तो क्या करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 to 1857 and its what administrative policies एंड स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। एक साल में किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, किस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया, एंड किस तरह से सोशियो कल्चरल पॉलिसी बनाया, और किस तरीके से एक्सपेंशन पॉलिसी, पॉलिटिकल एक्सपेंशन पॉलिसी बनाया, और लगभग 100 इयर्स में पूरे भारत को जीत लिया। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक की बात अगर हम करेंगे तो यहां बात करेंगे कि अर्ली रिस्पॉन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अर्ली response against British rule in India means those players, those people, those group who were affected by the British rule in India from very beginning, they try to show resistance, लेकिन इनके रेजिस्टेंस छोटे थे, इसके वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट ये नहीं डाल सके, एंड एक बड़ा रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857। देन अगला टॉपिक की बात हम करेंगे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, particularly from 19th सेंचुरी एंड कुछ हद तक 20th सेंचुरी में भी ये रहेंगे। तो एक ये टॉपिक यहाँ आपको पढ़ना है, याद रखिएगा, एवरी टाइम देयर आर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और मेंस के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड मोर ओवर इसके बाद अगला टॉपिक की बात जब आप करेंगे तो अगला टॉपिक आपका होगा emergence and expansion of Indian national movements। ठीक है, emergence and expansion, बेसिकली यहाँ फैक्टर्स देखना पड़ेगा कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज एंड emergence and expansion of the Indian national movement in India। Then अब बात करेंगे INC, Indian National Congress, and its phases like moderate phase, extremist phase, इस पर हम लोग बात करेंगे। Then revolutionary movements, particularly in two phase, first phase and second phase। जब political vacuum, when the political vacuum created in India during national movements, then it provided opportunity for the youth to adopt revolutionary
मेथड फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। लाइक फर्स्ट फेज में आप देखेंगे बहुत सारे बंगाल में, पंजाब में, या फिर महाराष्ट्र में बहुत सारे रिवोल्यूशनरी, भारत के बाहर भी गदर पार्टी, ये सारे ढाका अनुशीलन समिति, उधर मित्र मेला, सावरकर ब्रदर्स, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए फर्स्ट फेज में मिलता है। क्यों? क्योंकि मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज दोनों फेल हो गए थे, बहुत कुछ नहीं मिला, तो यूथ डिससेटिस्फाई हो जाता है। दूसरा फेज आता है, जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है, विड्रॉ कर लिया जाता है गांधी के द्वारा, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि अ, कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी आती है। स्वराज पार्टी को भी बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती है, तब एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और उस वैक्यूम में फिर से एक बार क्या होता है, रिवोल्यूशनरी फेज आता है। उस रिवोल्यूशनरी फेज में आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सारे लोग आते हैं जो आपने नाम सुन रखा है। देन देन क्या आएगा, गांधीयन एरा आ जाएगा। आप 1917 से लेके 1942 तक आप देखेंगे। इसके बाद एक पूरी तरह से आप देखेंगे, कुछ टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जैसे लेफ्ट मूवमेंट, ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कैसे कैसे कम्युनलिज्म आता है, यानी धर्म के झगड़े भी आप देखेंगे। ब्रिटिश रूल के साथ साथ यहाँ कम्युनलिज्म भी आता है, कहीं ना कहीं इसका ब्रिटिश रूल से क्या रिलेशन है, इसको भी हम समझेंगे। इसी में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे एक्ट पास किए गए, कानून पास किए गए, प्रेस भी है, सिविल सर्विसेज सिविल सर्विसेज एजुकेशन पर क्या काम हुआ, इन सारी चीजों को देखेंगे। और इसी 10 टॉपिक में आप क्या कर सकते हैं, मॉडर्न इंडिया भी पढ़ सकते हैं। अब रही बात कि इस पूरे को पढ़ने का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। याद रखिएगा, अभी का जो ट्रेंड देखेंगे, एंशिएंट एंड मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मेडिवल से रिलेटिवली कम क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहाँ क्वेश्चन का नेचर है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन का नेचर थोड़ा आसान है, यहाँ ज्यादा टेक्निकल है। तो मेरा सजेशन है, या हम लोग पढ़ेंगे पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि सिविल सर्विस के एग्जाम में बेस्ट गेस इज नो गेस माना जाता है, यहाँ गेस हम लोग नहीं करेंगे, और हम उन एरिया को फोकस ज्यादा करेंगे। हम PYQ के हिसाब से ट्रेंड्स को देखेंगे, हर टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक को समझने के बाद यहाँ पूरी तरह से कंसेप्ट और उसके फैक्ट्स, उसके सोर्सेज, इन पर हम बात करेंगे, और फिर जो है कुछ क्वेश्चंस रखेंगे और उसका टेस्ट करेंगे। इस तरीके से हम करते हैं तो हम प्रीलिम्स की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। इवन आप घर बैठे यहाँ इस IBE के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप घर बैठे प्रीलिम्स की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स की बात हो गई। आइए थोड़ा सा हम लोग मेंस की भी बात कर लेते हैं। मेंस में हिस्ट्री का सेक्शन में कहा गया है आर्ट एंड कल्चर है, एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, particularly from mid 18th century to till date। यानी इसमें दो पार्ट आप देखेंगे, एक तो मिड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर, तो एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और तीसरा पार्ट हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये तीन पार्ट मेंस में आप देखेंगे। यहां पर ये जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर मेंस में ये आता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर 90 to 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 80 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा GS1 250 मार्क्स का है, जिसमें से ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में 90 से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये इस तरह का ट्रेंड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझ पर आधारित होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर आधारित होता है, तो यहाँ इसका ये रोल है। आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग
यहाँ तरीका कंसेप्ट, फैक्ट्स, एप्लीकेशन और आपको आंसर राइटिंग कैसे सिखाया जाएगा, आंसर राइटिंग कैसे करना है यूपीएससी या सिविल सर्विस के एग्जाम, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में, इन सभी बातों पर एक विशेष फोकस किया जाएगा, ताकि कि नॉट ओनली you have to cover the syllabus, but you have to ensure that the the covered area, the command over understanding, command over the syllabus, you must deliver in the exam as well. आपको एग्जाम में डिलीवर करना है तो ये भी चीजें आपको क्या की जाएगी, सिखाई जाएगी, क्योंकि ओनली only knowledge is not important. How to deliver, how to deliver your knowledge in the exam, that matters a lot. क्योंकि मार्क्स जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप यहाँ अच्छा, तब तक आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो अब इन सारी बातों को आप देखेंगे तो हमें यहाँ से, यहाँ हिस्ट्री में प्रीलिम्स में भी 20 to 25% पूछे जाते हैं, मेंस में भी आप देखेंगे कि 90 to 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस, तो हिस्ट्री में आप करेंगे कि एंशिएंट आप देखेंगे, उसको एक साथ अगर ऐड करेंगे तो एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, सारे एरिया मिला के इतने सेक्शन आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए, हमने ये चर्चा किया हिस्ट्री के बारे में, ब्रीफ बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस के बारे में, कैसे हमें पढ़ना है, क्या क्या इसके अंदर शामिल है, प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है। और बाकी ये आईबी के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस आपको शुरू होने जा रहा है, यहाँ ज्वाइन करें और इसका फायदा उठाएं। डोर स्टेप सर्विसेज आपको मिल जाएगी, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं और क्वालिटी में किसी तरह की कमी नहीं होगी। आप में विल पावर होना चाहिए, आप बेहतरीन तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।